वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों को। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले गवर्नर का पद था, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हुआ, उसके बाद वायसराय का पद हुआ। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये है, रिंग फेस का संबंध है। रिंग फेस का संबंध है, किससे इसका संबंध है? तो हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, वॉरेन हेस्टिंगस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंगस से। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा वॉरेन हेस्टिंगस। रिंग फेस का संबंध किससे है? तो रिंग फेस का संबंध जो है ये वॉरेन हेस्टिंगस से है। वॉरेन हेस्टिंगस जो है ये 1772 में, वॉरेन हेस्टिंगस कब? तो 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। बंगाल के गवर्नर के रूप में ये नियुक्त हुए थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिंग फेस को। तो रिंग फेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। रिंग फेस को सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये रिंग फेस आखिर में था क्या। तो रिंग फेस जो था ये एक नीति था। रिंग फेस की नीति इसे कहा जा सकता है। तो ये वॉरेन हेस्टिंगस द्वारा अधिनियमित एक सिद्धांत था जिसमें अपने स्वयं के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, यानी अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा करना शामिल था। खुद के क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए पड़ोसियों से जो लगा हुआ क्षेत्र था उसकी सुरक्षा करना इसमें शामिल था। तो इसे ही रिंग फेंस की नीति कहा गया और ये देने वाले कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंगस थे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में प्रथम जनगणना अंग्रेजों के समय में कब हुई? तो ये यानी कि जनगणना हुई तो वो किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुई वो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो हुई थी ये किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और भारत में ये जो प्रथम जनगणना हुई थी तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। और इसके बाद अगर हम लोग देखें कि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। भारत की संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वो 1881 में पहली बार हुई थी और उसके बाद से हर एक 10 साल पर क्या होने लगा? जनगणना होने लगा। लेकिन अगर पहली बार जनगणना पूछे तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि में घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो ये किसकी पदावधि में, किसके समय में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित किया गया तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो ये कब किया गया, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन के, लॉर्ड बेंटिक के, लॉर्ड रिपन के या फिर लॉर्ड कैनिंग के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? लॉर्ड रिपन के। किसके? लॉर्ड रिपन के। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया था ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। और कब आया था? तो 1881 में आया था। कब? 1881 में आया था। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे। भारत में स्थानीय स्वशासन जो है ये लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड लीटन थे, लॉर्ड रिपन थे या फिर लॉर्ड डफरिन थे? कौन थे? तो भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाले कौन थे? तो ये थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था।
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित करने वाले भारत में कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो ये थे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा सशक्त की गई थी? तो जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर लॉर्ड लीटन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड इरविन थे, राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये थे राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। अगर कोई पूछ दे कि सी राजगोपालाचारी जो हैं वो भारत में कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे, तो ये क्या हो जाएगा? इनका जो कार्यकाल था ये 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक इनका शासनकाल रहा। तो भारत के अंतिम में वायसराय कौन थे? तो ये अंतिम वायसराय की अगर हम लोग बात करते हैं तो वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कुछ भी पूछ सकता है। तो ये राजगोपालाचारी थे। और राजगोपालाचारी जो थे ये कब से कब तक रहे थे? तो ये 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक रहे। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इस पद को समाप्त कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल दादा भाई नौरोजी थे, जयप्रकाश नारायण थे, अबुल कलाम आज़ाद थे या फिर सी राजगोपालाचारी थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए या फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए। अगर भारतीय शब्द आता है तो प्रथम और अंतिम दोनों एक ही हो जाएंगे और ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पर भारतीय शब्द का प्रयोग न किया जाए, प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए तो ये कौन हो जाएगा? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे ये। और अगर पूछ ले कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो ये कौन से हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो ये सी राजगोपालाचारी ही होंगे। और अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम में भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो ये भी क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी ही हो जाएंगे। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो R.M. गोपाला, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर रामानुज आचार्य। तो भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रथम भारतीय अगर वहाँ पर पूछ दे तो प्रथम और अंतिम दोनों ही भारतीय गवर्नर जनरल एक ही आदमी है और वो कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। एकमात्र अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे कि कौन थे तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। स्वाधीन भारत यानी कि स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया तो वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे,
सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर M.A. अंसारी थे? कौन थे? तो प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किया वो कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो सक्रिय हस्तक्षेप, आक्रामक मैत्री, तुष्टीकरण की नीति या फिर अहस्तक्षेप। तो सर जॉन शोर की जो नीति है ये भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो ये अहस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर जॉन शोर जो है ये कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1793 से लेकर के, कब से? 1793 से लेकर 1798 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे ये। और इन्हीं के समय में 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पास हुआ था। 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट पास हुआ था वो किसके समय में पास हुआ था? तो सर जॉन शोर के समय में पास हुआ था। और 1795 का जो निजाम और मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया था, खुर्दा का युद्ध, तो ये भी किसके समय हुआ था? तो सर जॉन शोर के समय में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था? तो सर जॉन शोर पर, लॉर्ड क्लाइव पर, वॉरेन हेस्टिंग्स पर या फिर जनरल डायर पर? किस पर चलाया गया था ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा? तो ये चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या फिर लॉर्ड वेलेस्ली थे? कौन थे? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन पर ब्रिटेन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? निम्नलिखित में से वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली का जानकार था? तो वो कौन था? सर जॉन शोर था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स था? कौन था? सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, इनमें से कौन था? तो अरबी, फारसी के अलावा बंगाली का भी जानकार जो था ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर गए तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किसकी की गई थी? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड मेयो की या फिर लॉर्ड मिंटो की? सवाल क्या है? किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो वो प्रथम गवर्नर जनरल यानी प्रथम वायसराय था। लॉर्ड मेयो वो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है ये उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान द्वीप समूह के भ्रमण पर था? तो लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड मेयो की या फिर लॉर्ड मिंटो की? किसकी हत्या की गई थी? तो हत्या की गई थी लॉर्ड मेयो की। अब एक चीज़ यहाँ पर और हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड मेयो की हत्या की कब गई थी। तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या है
ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 8 फरवरी। कब? 8 फरवरी 1872 को। 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो की हत्या उसके शासनकाल में ही कर दी गई थी। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड मेयो की, लॉर्ड रिपन की या फिर लॉर्ड वेलेस्ली की? तो किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? लॉर्ड मेयो। क्या होगा? लॉर्ड मेयो। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ निम्न में से कौन जुड़ा है? विलियम बेटीबेक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ इनमें से कौन जुड़ा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जो है ये चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। महान निष्क्रियता की नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसमें बेटीबेक का नाम जुड़ा है, लॉरेंस का नाम जुड़ा है, रिपन का नाम जुड़ा है या फिर मिंटो द्वितीय का नाम जुड़ा है? महान निष्क्रियता की नीति या फिर चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉरेंस का नाम जुड़ा है। किसका? जॉन लॉरेंस का। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का जो संबंध है ये किससे है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से है, लॉर्ड डलहौजी से है, लॉर्ड लॉरेंस से है या फिर लॉर्ड कर्जन से है? किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस से है। किससे है? जॉन लॉरेंस से है। सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड था, लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड डलहौजी था या फिर लॉर्ड एलेनबरो था? तो सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो था और इसने सिंध विलय कब किया, यानी कि सिंध विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1842 ईस्वी में। सिंध विलय कब हुआ था? सिंध विलय हुआ था 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में सिंध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था और ये गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एलेनबरो थे। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? 1843, 1845, 1849 या फिर 1854? सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तो इसने कब्जा किया कब? 1843 में। कहीं ये आपको 1843 मिलेगा तो कहीं आप लोगों को ये क्या मिलेगा? 1842 मिलेगा। ठीक है, तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तो 1843। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। सिंध विजय अंग्रेजों के द्वारा संपन्न हुआ लॉर्ड एलेनबरो के समय, लॉर्ड हार्डिंगज के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय या फिर लॉर्ड एम्हर्स्ट के समय? तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है ये संपन्न हुआ कब? तो ये हुआ एलेनबरो के समय। कब हुआ? एलेनबरो के समय में हुआ था। सिंध पर नीचे लिखे गवर्नर जनरल के समय आक्रमण किया गया, यानी नीचे लिखे कौन से गवर्नर जनरल के समय सिंध पर आक्रमण किया गया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? किसके समय आक्रमण किया गया था? तो ये आक्रमण हुआ था लॉर्ड एलेनबरो के समय में। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह जो है ये किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड रिपन के या फिर लॉर्ड हार्डिंग के? तो श्वेत विद्रोह जो हुआ था वो किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय। तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि श्वेत विद्रोह क्या है। श्वेत विद्रोह क्या है? तो श्वेत विद्रोह जो है जब एल्बर्ट बिल आया था, एल्बर्ट बिल आया तो उस समय एल्बर्ट बिल का विरोध जो है वो श्वेत लोगों ने किया। किसने किया?
श्वेत लोगों ने एल्बर्ट बिल का विरोध किया और इसी को हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से, श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ, श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड ऑफ मिंटो के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड हार्डिंग के। किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ, तो श्वेत विद्रोह हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई, तो ये लॉर्ड लीटन के समय हुआ, लॉर्ड रिपन के समय हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ या फिर लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो किस वायसराय के काल में हुआ, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ, तो ये लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड लिनलिथगो के, लॉर्ड कर्जन के या फिर लॉर्ड कैनिंग के। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ, तो ये किसके काल में पारित हुआ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, सर एस्टेफोर्ड क्रिप्स, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा ये क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन अगर यहीं पर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। भारत का अंतिम वायसराय था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड लिथगो था या फिर अकिनलेक था। कौन था, अकिनलेक था। तो भारत का अंतिम वायसराय जो था, अंतिम वायसराय वो कौन था, तो अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे तो अंतिम वायसराय जो था वो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी सी राजगोपालाचारी नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ, लॉर्ड वावेल हुआ, लॉर्ड ये वीपी मेनन या फिर सी राजगोपालाचारी। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ स्वतंत्र भारत का, तो ये हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई है, औरंगजेब से की गई है किस वायसराय की तुलना और किसने की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। तो लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड लीटन की या फिर लॉर्ड इरविन की। तो किसकी तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, बीजी तिलक ने, जीके गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर एनी बेसेंट ने। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो ये जीके गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा है इसके शांतिपूर्ण ढंग से समापन हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? कथन क्या है कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समापन हो जाने में हाथ बटाने की है। तो ये कथन जो है ये किसका है? लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लीटन का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सही जवाब है ये किसका हो जाएगा? लॉर्ड लीटन का होगा। सॉरी, लॉर्ड लीटन का नहीं, लॉर्ड कर्जन का होगा। किसका होगा? लॉर्ड कर्जन का होगा। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? लॉर्ड कर्जन की नीति कांग्रेस के प्रति क्या थी? इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका अस्तित्व समाप्त करना, इसका सहयोग प्राप्त करना, कांग्रेस से अधिकतम प्राप्त करना, कांग्रेस से अधिकतम प्राप्त करना। तो कांग्रेस के प्रति कर्जन की जो नीति थी वो क्या थी? तो ये नीति थी इसके अस्तित्व को समाप्त करना। क्या था? इसके अस्तित्व को समाप्त करना। 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नांकित दृष्टिकोण से पारित किया गया था। फैक्ट्री एक्ट जो है वो निम्नांकित दृष्टिकोण से पारित किया गया था। किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर रोक लगाना, श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना और महिला कर्मियों के काम में घंटों को कम करना। तो 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था। किसके लिए ये पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना। प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया? 1881 में, 1885 में, 1891 में या फिर 1894 में। तो ये कब पारित किया गया था? तो 1881 में पारित किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो था, डफरिन था, एल्गिन था या फिर लीटन था? कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लीटन था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो नीचे दिए गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका को फैलाए रखा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है, बलिया में है, वाराणसी में है या फिर गोरखपुर में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ पर है? ये है गाजीपुर में। कहाँ पर है? गाजीपुर। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड हेस्टिंग्स के, लॉर्ड वेलेस्ली के या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के? किसके? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध आखिर हुआ कब था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो 1816 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था ये? तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को,
फ्रांसिस डुप्ले या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। किसने कहा था बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी? ये कथन जो है किसका है? तो ये जेरेमी बेंथम का है, लॉर्ड मैकाले का है, जीएस मिल का है या फिर ग्रेनविल का है। तो बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी, ये कथन जो है लॉर्ड मैकाले का है। किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया? भारत की साम्राज्ञी रानी विक्टोरिया को किसने घोषित किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड लीटन ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने? किसने घोषित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने क्या किया कि रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेटी बैक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में? तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी थी? तो तार सेवा के लिए सबसे पहले कौन उत्तरदायी थे इनमें? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लैंसडाउन? तार सेवा के लिए इनमें से कौन जो है वो उत्तरदायी थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लैंसडाउन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया? किस गवर्नर जनरल ने आकार नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया? कैनिंग ने, लीटन ने, रिपन ने या फिर डफरिन ने? तो किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया? तो ये लीटन है। कौन है? लीटन। चार्ल्स मेटकाफ इन दिनों भारत का गवर्नर जनरल रहा। चार्ल्स मेटकाफ जो है वो इन दिनों भारत का गवर्नर जनरल रहा। किन दिनों? तो 1835 से 36, 1839 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33। तो इनका जो कार्यकाल था वो कब तक था? तो ये 1835 से 1836 तक। वेलेस्ली के बारे में एक गलत कथन बताएं। कथन वो बताना है जो गलत है। उसने बेसिन की संधि की। वेलेस्ली ने बेसिन की संधि की, तो ये सही है। उसने मैसूर पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। उसने फ्रांसीसी चुनौती का सामना किया। फ्रांसीसी चुनौती का सामना किया, तो ये चीज़ गलत है। कोई भी कथन गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड हैरिस था, लॉर्ड हैमिल्टन था, लॉर्ड मैकार्टने था या फिर लॉर्ड स्टीफेंस था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके अब वायसराय का पद जो था वो आ गया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था वही प्रथम वायसराय बना। तो इस प्रकार से अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन। तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा?
लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, किसने कहा था? ये कथन किसका है? प्रत्येक भारतीय जो है ये भ्रष्टाचारी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का, लॉर्ड वेलेस्ली का, लॉर्ड हेस्टिंगस का, या फिर लॉर्ड डलहौजी का? तो प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, ये जो कथन है ये किसका है? कॉर्नवालिस का है। किसका? कॉर्नवालिस का। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरेंस है, कर्जन है, चर्चिल है, या फिर लिटन है? कौन है? तो इनका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कर्जन। क्या होगा? कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन है। निम्न में से किसने भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया? विलियम बेटिक ने, जॉन एडम ने, चार्ल्स मैटकॉफ ने, या फिर एलन बरो ने? निम्न में से किसने भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया? तो कठोर नियंत्रण से किसने मुक्त किया? तो चार्ल्स मैटकॉफ ने मुक्त किया। किसने? चार्ल्स मैटकॉफ ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर सर जॉन शोर थे। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो ये थे लॉर्ड एलन बरो। कौन थे? लॉर्ड एलन बरो। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन थे इसे स्वरूप देने वाले? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जॉर्ज ऑकलैंड थे, या फिर वॉरेन हेस्टिंगस थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके गांधी जी को किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, या फिर साइमन ने? किसने संबोधित किया था? तो ये माउंटबेटन ने किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंटबेटन ने संबोधित किया था। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? सबसे दीर्घकाल तक रहने वाला भारत का वायसराय जो है ये कौन है? तो ये लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड मेयो? तो सबसे दीर्घकाल तक रहने वाला भारत का वायसराय कौन है? तो ये है लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र वायसराय जो कि यहूदी था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड रीडिंग? एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया? तो लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर, या फिर लॉर्ड हार्डिंग पर? तो किसके उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? तो किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर? तो लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिल्ली में जो किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लेकिन अब इसके बाद अगर कोई ये पूछ दे कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर। कब? 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और ये षड्यंत्र जो है ये किसके द्वारा रचा गया था?
किसके द्वारा बम फेंका गया था? तो रास बिहारी बोस। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा ये बम फेंका गया था। और इस षड्यंत्र को रास बिहारी बोस ने ही अंजाम दिया था। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर कोई पूछ दे कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी थी, अगर ज़्यादा डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी समिति इसके लिए उत्तरदायी थी, तो ध्यान में रखेंगे कि कौन सी समिति उत्तरदायी थी। तो इसके लिए उत्तरदायी थी अनुशीलन समिति। कौन सी समिति? तो अनुशीलन समिति जो है ये इसके लिए उत्तरदायी थी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। यानी ये किसका कथन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल खास वर्ग के लिए, सबके लिए ही होना चाहिए। तो CR दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर गोपीनाथ साहा ने, किसने कहा था इसको? तो इसे सी राजगोपालाचारी ने कहा था। किसने कहा था? सी राजगोपालाचारी का ये सूत्र है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्ग के लिए नहीं। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किस वायसराय को कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कर्जन को या फिर लॉर्ड कैनिंग को? किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कर्जन को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है ये वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में या फिर 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कि सुगौली की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। तो ये हुई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। किसके बीच में? नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। 1814 के आसपास में इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के लिए सुगौली की संधि से क्या किया गया? इस युद्ध को विराम लगाया गया। और सुगौली की संधि जो थी ये इस पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था कब? तो 2 दिसंबर 1815 को। कब हस्ताक्षर किया गया? तो 2 दिसंबर 1815 को इस पर हस्ताक्षर किया गया। लेकिन इस पर 4 मार्च 1816 को इस पर क्या किया गया? मुहर लगाया गया था। जेम्स एंड्रम रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का था, लॉर्ड कैनिंग का था, लॉर्ड नॉर्थ का था या फिर लॉर्ड कर्जन का था? जेम्स एंड्रम रैमजे जो है ये भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। तो कोई पूछ दे कि लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये जेम्स एंड्रम रैमजे था। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वेलोर का विद्रोह वेलेस्ली के समय हुआ, लॉर्ड मिंटो के समय हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ या फिर सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ? तो वेलोर का विद्रोह जो है ये वेलेस्ली के समय में हुआ। तो वेलोर का जो विद्रोह है तो ये 1806 में हुआ। वेलोर का विद्रोह कब हुआ? 1806 में हुआ। और ये भारतीय सैनिकों का प्रथम धार्मिक विद्रोह था। प्रथम क्या था? ये
भारतीय सैनिकों का प्रथम धार्मिक विद्रोह था। ये प्रथम धार्मिक विद्रोह था और कब हुआ था? 1806 में हुआ था। तो वेलोर का जो विद्रोह हुआ था तो इसके समय गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो हम लोग देखेंगे कि वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है तो ये 1798 से लेकर के 1805 के बीच का माना जाता है। 1798 से लेकर के 1805 के बीच का माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये वेलेस्ली होगा। लेकिन जब वेल्लोर का विद्रोह हुआ था तो उस समय वेल्लोर यानी कि कर्नाटक में किसका शासनकाल था? तो उस समय कर्नाटक में जो शासनकाल था यानी कि वेल्लोर में किसका शासनकाल था? तो ये विलियम बेंटिक का शासनकाल था। किसका था? तो विलियम बेंटिक का शासनकाल था उस समय। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना जो है ये प्रारंभ हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड लीटन के समय, लॉर्ड मेयो के समय या फिर लॉर्ड डफरिन के समय? किसके समय ये हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लीटन के समय। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यानी कि कुशासन का आरोप लगा करके मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये किस गवर्नर जनरल के काल में ऐसा हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने? किसके समय में ये हुआ था? तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो सूची ए जो है ये गवर्नर जनरल है और सूची 2 जो है ये क्या है? महत्वपूर्ण तिथि है। सूची 1 गवर्नर जनरल और सूची 2 जो है ये महत्वपूर्ण तिथि है। तो इसको सुमेलित करना है। तो लॉर्ड कर्नवालिस हम लोग देखेंगे। लॉर्ड कर्नवालिस जो है तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में क्या आया था? स्थायी बंदोबस्त आया था। क्या आया था? लॉर्ड कर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त आया था। इसके बाद से हम लोग देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग देखेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि कूट क्या होगा? सहायक संधि कूट लॉर्ड वेलेस्ली के समय। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या? राज्य हड़प नीति। और इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का विभाजन जो है ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा तो क्या हो जाएगा कि ए का क्या हुआ? तो ए का 3, बी का 4, सी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, वॉरेन हेस्टिंग्स स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लीटर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि से कौन संबंधित है? तो सहायक संधि से लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित है, ये सही है। अंग्रेजी शिक्षा से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक संबंधित है, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड लीटन संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन स्थानीय स्वशासन से कौन संबंधित है? तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन हो गया यहाँ पे? लॉर्ड रिपन होगा। तो हमारा जो गलत है वो है ऑप्शन सी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि
वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं है? तो डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजना में से नहीं थी? तो इसमें कौन सुधार योजना में नहीं है उसे बताना है। तो शैक्षणिक सुधार, रेल मार्ग का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शैक्षणिक सुधार क्या डलहौजी का सुधार है? तो जी हाँ, ये सही हो जाएगा। रेल मार्ग का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, तो ये डलहौजी के समय हुआ, ये भी सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये भी डलहौजी के समय हुआ, ये भी सही है। लेकिन भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना तो कारखाना अधिनियम जो है ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। किससे? लॉर्ड रिपन से संबंधित है कारखाना अधिनियम। अब यहाँ पे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त में से अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो दोनों पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल, तो क्या रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो जी हाँ, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो जी हाँ, विलियम बेंटिक भी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या होगा? 1 और 2 दोनों ही सही है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करके तब जवाब देना है। तो हमारा कथन क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए दस्तक को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। दूसरा है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सदर निजामत अदालत की मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण किया और इसे गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसलिंग के अंतर्गत किया। अब उपर्युक्त में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा दोनों ही कथन क्या है? गलत है। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2। ना तो 1 और ना ही 2। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कहाँ? इलाहाबाद में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो नीचे कूट की सहायता से हमें बताना है इसका सही जवाब। तो हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात, यानी कंपनी का जब शासन खत्म हुआ उसके बाद 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई, तो ये स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये हुई बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में। तो हमारा क्या हो जा रहा है? 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। नीचे दिए गए कूट के आधार पर निम्नलिखित गवर्नर जनरल एवं वायसराय का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो ये कैनिंग, मेयो, लॉरेंस, नेपियर, तो इनका सही कालक्रम जो है इसे निर्धारित करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग की, तो इसका कार्यकाल जो है ये 1856 से लेकर के 1862 के बीच रहा। तो इस तरह से और भी जो
गवर्नर या फिर वायसराय हैं तो उनके कार्यकाल को भी देख लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर सही जवाब होता है, हमारा सही जवाब जो होगा तो ये कौन सा होगा, तो सही जवाब हमारा होगा ADCB। क्या होगा हमारा सही जवाब? ADCB, यानी कि ए पहले केनिंग आए, उसके बाद से नेपियर कूट आए, उसके बाद से लॉरेंस और उसके बाद से लास्ट में मेयो आते हैं। तो हमारा सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है ये बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापंगक का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये सुमेलित है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सुमेलित है, लॉर्ड डलहौजी व्यापंगक का सिद्धांत ये भी सुमेलित है, लेकिन लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये सुमेलित है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सुमेलित है, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल ये सुमेलित नहीं है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये भी सुमेलित है। तो हमारा सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा एक है जो कि सही सुमेलित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड लीटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो कौन सा एक है जो कि इसमें सुमेलित है? तो लॉर्ड लीटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये सुमेलित नहीं है, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि ये भी सुमेलित नहीं है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता ये भी सुमेलित नहीं है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये क्या है? सुमेलित है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध ये क्या है? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था, तो ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध ये सही नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो नहीं है सुमेलित कौन सा? तो सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध सही है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? कौन सा एक है जो कि सही इसमें सुमेलित है? तो लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कौन सा एक है जो कि इसमें क्या है? सुमेलित है। तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये क्या है? सुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो वो लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण,
लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लीटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो कौन सा एक है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण सही है। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, तो ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये चीज़ क्या है? गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सन 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। तो इसमें से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, ये क्या है? सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि, ये भी सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सन 1829 का 17वां रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये भी सही है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग में है जो कि सुमेलित नहीं है? तो रिंग फेस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, एल्बर्ट बिल, रिपन। तो इसमें कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो रिंग फेस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये क्या है? सुमेलित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये सही नहीं है। एल्बर्ट बिल, ये रिपन, तो ये भी क्या है? सही है। तो हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और ये भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया, तो उस समय स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन बने। कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान में कौन पहला गवर्नर जनरल बना था? तो पाकिस्तान में पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, एम.ए. जिन्ना, लियाकत अली खान या फिर शौकत अली खान। इनमें से कौन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बना था? तो पाकिस्तान में गवर्नर जनरल इसमें से कौन? तो एम.ए. जिन्ना बना था। कौन? एम.ए. जिन्ना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रिपन, फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड लीटन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन, इंपीरियल कैडेट कोर। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट सही है। लॉर्ड रिपन, फैक्ट्री अधिनियम, ये भी सही है। लॉर्ड कर्जन, इंपीरियल कैडेट कोर, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड लीटन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सही नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? इनमें से कौन सी जोड़ी है जो कि सही है? तो चैम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट से संबंधित है। लॉर्ड रीडिंग, दिल्ली दरबार, लॉर्ड विलिंगटन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो कौन सा एक है जो कि इसमें सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? तो ये हो जाएगा चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट जो है ये सही सुमेलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? कौन सी जोड़ी इसमें से है जो सुमेलित है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी, प्रथम अफगान युद्ध। तो इसमें से सुमेलित जो है ये कौन सा है? तो ये लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय, लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय, ये क्या है? सुमेलित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। तो इसमें व्यापंगत का सिद्धांत का क्या हो जाएगा? व्यापंगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी,
व्यपंगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ही होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे बंगाल का दोहरा शासन। बंगाल का दोहरा शासन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव ही होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक सुधार, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से हम लोग भारत के यानी विभिन्न गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के बारे में हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।